हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के सेशन में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस देखेंगे, जो कि हमारा जो सोर्स है वो एनसीईआरटी 360 जो है उसके मदद से हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भोजन का व्यंजक जो कच्चा सामग्री से मिलकर बना होता है तो वो पादप और जंतु दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि हमारे भोजन में मुख्य जो पोषक पदार्थ निम्न में से कौन सा है, तो वो है इनमें से सभी, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसमें सारा हो जाएगा, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा और वसा भी होगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विलयन का प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन भी यूज़ करते हैं, कास्टिक सोडा भी यूज़ करते हैं और कॉपर सल्फेट भी यूज़ करते हैं। तीनों का तीनों हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इस सबको विलयन को प्रयोग करते हैं, परिरक्षण के लिए प्रिजर्वेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भोजन में उपलब्धता है तो निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। तो प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण से पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बना लेते हैं ताकि डाइजेस्ट होने में आसानी हो और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए। कहता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन हमारे लिए कौन कौन सा है भाई। तो ये हो जाएगा प्रोटीन और वसा युक्त भोजन। ठीक है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर कहेगा तो जो भी फैटी चीज़ होंगे यानी कि वसा रूप में जो होंगे वो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा लेने पर ऊर्जा किस में सर्वाधिक मिलेगा। देखिए ये आगे क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो वसा में होगा, फैट में होगा, फैट से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैच द फॉलोइंग है। कहता है कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है वो क्या है भैया, तो वो बाजरा और आलू है, जबकि वसा के पादप का स्रोत कहेगा तो ये हो जाएगा आपका गिरी। ठीक है, और वसा के जंतु का स्रोत कहेगा तो ये होगा मछली घी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारे लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारी आँखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। तो ये हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कहता है कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन सी है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये बहुत सारे बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे अस्थियों मतलब हड्डी और दांतों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आई थिंक सबको पता होगा, विटामिन डी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है कि कौन से विटामिन्स का कौन सा सोर्स बेस्ट है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो सोर्स है वो है पपीता और गाजर और आम। ठीक है, चलिए। विटामिन बी का सोर्स कहेगा तो विटामिन बी का सोर्स हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा यकृत और चावल। ठीक है, विटामिन सी की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपका अमरूद। ठीक है, और मिर्च। और विटामिन डी की बात की जाए तो मछली का तेल। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि विटामिन बी का सोर्स जो होता है डी का, वो मछली के तेल से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कहता है कि हमारी रेशो यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं, रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है, ये गलत है। ठीक है, तो भाई सही क्या क्या है देखते हैं। हमारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, सही बात है। हमारी खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, बिल्कुल सही बात है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं दाल, आलू और सब्जी और हरी सब्जियां। ठीक है, ये इसके बेस्ट सोर्स हैं, ये सब सही है। ठीक है, अब कथन पे विचार करते हैं। कहता है कि जल भोजन के उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक होता है, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, चलिए। कहता है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। तो कह रहा है कि
सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं वो आहार कहते हैं। बिल्कुल बात सही बात है ये। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। छिलका उतार कर सब्जियों को खाने से कुछ विटामिन एवं खनिज, बिल्कुल सही बात है, नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भोजन के पकाने से कौन सी विटामिन आसानी से नष्ट हो जाती है। तो ये विटामिन सी जो है आसानी से नष्ट हो जाती है गर्म करने से। ठीक है, गर्मी से ये नष्ट हो जाती है। चलिए, कहता है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, चर्बी बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो ये होता है आपका वृद्धि का अवरुद्ध होना, और ये गलत है। वृद्धि अवरुद्ध इससे थोड़ी ना होता है। चेहरे का सूजन, बिल्कुल सही बात है। और त्वचा की बीमारी एवं पेशियों से संबंधी रोग, ये सही बात है। ये कथन 2 और 3 जो हैं वो बिल्कुल सही राइट आंसर हैं। ये किसके वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से अरक्तता किसकी कमी से होती है। अरक्त का मतलब खून की कमी, किससे होती है भैया, तो ये लोहा से होता है। ठीक है, लोहे की कमी से क्या होती है, अरक्तता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विटामिन सोर्स दिए गए हैं। जैसे विटामिन जो है ए है वो क्षीणता दृष्टिहीनता को करता है, यानी कमज़ोर दृष्टि करता है, यानी कि रतौंधी जैसा हो जाता है, रात में कम दिखता है। ठीक है, इसलिए विटामिन B1 ये बेरी इसको कहते हैं, इससे रोग होता है बेरी, और ये दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, विटामिन सी इसको स्कर्वी कहते हैं। ये मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने से अधिक समय लगना, इसके कमी की वजह से होता है। विटामिन डी इसको रिकेट्स, इसके कमी से रिकेट्स होता है, जो हड्डियों का रोग है, और इसको सूखा रोग भी कहते हैं रिकेट्स को। और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना इसका लक्षण है। चलिए, कैल्शियम जो होता है अस्थियों और दंत क्षय इससे होते हैं, अगर इसकी कमी हो जाए तो। और कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय होता है इसकी कमी से। ठीक है, और इसका लक्षण है कि विटामिन सी का कमी दिखेगा तो आपकी भाई कमज़ोर हड्डी हो जाएगी, दांत गिरने लगेंगे। ठीक है, आयोडीन की कमी से घोंघा या गाइटर रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में मानसिकता विकलांग जो होता है वो आयोडीन के कमी के कारण होता है। लोहा के कमी के कारण जो होता है वो अरक्तता, यानी कि खून की कमी होता है, और इससे हमें क्या होती है, कमजोरी होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वाइटर रोग किससे होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर रोग। ठीक है, अस्थियां एवं दंत किसकी कमी से होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये विटामिन कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अभी ये मैच करने के लिए दिया गया, हम ऊपर पढ़े हैं, इसको पढ़ सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। सॉरी, ये विटामिन डी होता है, एक सेकेंड। जो ये होता है विटामिन ए की कमी से दृष्टि क्षीणता होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, दृष्टि क्षीणता। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा है, फिर से ये देखने को मिला। चलिए, इस हिसाब से ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुर्लभ पेशियों एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, पेशियों में ऊर्जा की कमी एवं काम करने की ऊर्जा में कमी जो होता है वो विटामिन B1 के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है किस चीज़ पर। तो पहला कहता है कि पदार्थ के गुणों के आधार पर और पदार्थ के उपयोग के आधार पर। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। पदार्थ के गुणों के आधार पर भी डिपेंड करता है और उनके उपयोग पे भी डिपेंड करता है। चलिए, पादपों में क्या क्या आता है। पादप में क्या क्या आता है, तो कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, हर सब कुछ तो क्या है, धातु, ये सब आते हैं, धातु में ही आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चमकदार सामग्री होते हैं। चमकदार सामग्री सोना होता है, ये लाइट होता है, इसीलिए इसको आभूषण वगैरह में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए और भी गुण है, जैसे आघातवर्धनीयता है, इसमें इलास्टिसिटी है बहुत, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धोतिमय का अर्थ क्या होता है। तो धोतिमय का अर्थ जो होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है, कोई नहीं, हम देखते हैं। धोतिमय का अर्थ होता है चमकदार। धोतिमय का अर्थ क्या होता है, चमकदार होता है, चमकीला होता है। ठीक है, चलिए कठोर पदार्थ कहा जाता है कौन सा। तो ये हो जाएगा आपको जिनको दबाना में मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिनको दबाने में मुश्किल हो वो कठोर होते हैं। संपीड़ित करना कठिन होता है, ये भी बात सही बात है भाई।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? ठीक है, तो लकड़ी जो है वो धातु नहीं है। लोहा, सोना, चांदी ये तीनों क्या हैं? धातु हैं, जबकि लकड़ी धातु नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो असत्य हैं? ठीक है, तो देखते हैं। इस धातु हमेशा चमक बनी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धातु में हमेशा चमक थोड़ी ना बनी रहती है। चलिए, पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन हो ठोस कहलाता है? बिल्कुल बात है। पदार्थ जिसे संपीड़ित करना आसान एवं जिसे खींचना आसान की जा सकता है वो कोमल पदार्थ? बिल्कुल सही बात है। ये कोमल पदार्थ ही होता है जिसको खींचा जा सकता है आसानी से और संपीड़ित करना भी आसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि अविलेय शब्द का क्या अर्थ है? अविलेय शब्द का अर्थ है अघुलनशील, जो पानी में या फिर द्रव में घुल नहीं सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहेंगे। विलेय पदार्थ किसको कहेंगे? जो पूरी तरह से घुल जाए किसी द्रव पदार्थ में, ठीक है, विलीन हो जाए पूरी तरह से, उसको हम क्या कहेंगे? विलेय। और अविलेय किसको कहेंगे? जो पूरी तरह से न घुले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अविलेय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। तो ये होता है जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, अविलेय पदार्थ। ठीक है, जब विलेय पदार्थ की बात करेगा तो वो घुल जाते हैं, लेकिन अविलेय की बात करेगा तो ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलेय पदार्थ का मुख्य उदाहरण है? तो नमक, ये क्या है? घुल जाता है, तो ये विलेय पदार्थ बिल्कुल है। चीनी भी पानी में घुल जाता है। वॉशिंग पाउडर ये भी घुल जाता है। तो उपरोक्त में से सभी ये आंसर होगा। ये सारे घुलनशील हैं, यानी कि विलेय पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं? सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। और दूसरा कहता है कि गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी तरल जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि ये घुल जाए। अब जैसे ऑयल ले लीजिए, ये तरल ही है लेकिन ये घुलेगा नहीं पानी में। ठीक है, इसका एक लेयर बन जाएगा। उसको सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। तो ये सही बात है, गैस जो होता है वो जल में थोड़ी बहुत घुलनशील होती है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? पहला कहता है केरोसिन तेल जल में विलय होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, विलय नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि ऑयल जो होता है वो अविलय होता है, नहीं पूरी तरह से घुल पाता है। और शहद जल में विलय है? बिल्कुल, ये घुलनशील है, जल में घुल सकता है मध। और हम लोग भी जैसे फिजिकल वगैरह देना होता है तो उसको पानी में घोल करके पी के जाते हैं, तो वो घुलनशील होता है। हम अपने डेली लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है ये देखना है। तो सरसों का तेल जल में विलय होता है? बिल्कुल नहीं, ये सरसों का तेल घुल जाता है, ठीक है, विलय होता है। लेकिन वही नींबू की रस जो होता है जल में अविलय होता है, तो बिल्कुल ये ठीक है। तो देखिए ये पूछा है यहाँ पे गलत कौन सा है, ठीक है ना। तो सरसों का तेल जो है ना वो जल में विलय होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और नींबू का रस जल में अविलय होता है? नहीं, विलय होता है। नींबू का रस जल में घुलता है, न कि अविलय होता है। इस मतलब से ये दोनों के दोनों क्या हैं? गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए किस तरह से घुमाया है। देखिए हम आपको दिखाते हैं एक बार। कहते हैं निम्नलिखित में से गलत कौन सा विकल्प है? कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? तो सरसों का तेल जल में विलय होता है? नहीं, अविलय होता है। क्या होता है? अविलय होता है, ठीक है, नहीं घुल पाता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। नींबू का रस जल में क्या होता है? अविलय होता है? नहीं, विलय होता है, ठीक है। नींबू तो घुल ही सकता है, देखते हैं हम शरबत बनाते हैं तो घुल जाता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत कथन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है अपारदर्शी नहीं। देखिए यहाँ पे गलत हो गया ना। वैसी वस्तु जिनको हम आर पार देख सकते हैं उनको पारदर्शी कहते हैं, ना कि अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है उसको अपारदर्शी लकड़ी या अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, सही बात है, ये अपारदर्शी दोनों के दोनों ये सही हैं, लेकिन ये वाला क्या है? गलत है। और ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखे तो परंतु स्पष्ट रूप से प्रभासी नहीं कहलाती हैं, ये भी सही है, ठीक है। जो ऑप्शन गलत है वो है पहला, ठीक है, ए ऑप्शन गलत है। चलिए वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाती हैं? तो पारदर्शी कहलाती हैं। जिसको नहीं देख सकते हैं उसको अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। चलिए कहता है कि पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है, ठीक है ना।
कौन सा नहीं है? मोटी लकड़ी, ये पारभासी नहीं है। मोटी लकड़ी को तो हम आर पार देख ही नहीं सकते हैं। तैलीय कागज, इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। गंदा पानी, इसमें भी थोड़ा बहुत दिखेगा। और धुंधला शीशा, इसमें भी थोड़ा बहुत दिखेगा। तो उसको हम परभासी, देखिए इसमें कहता है कि जिसको हम पूरी तरह से आर पार देखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे, ठीक है। जिसको हम नहीं देखेंगे उसको हम अपारदर्शी कहेंगे। और जो थोड़ा बहुत दिखाई देगा, जैसे कागज पे तेल गिर जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत दिखता है, तो उसको हम कहेंगे अभास, ठीक है ना। उसको हम कहेंगे पारभासी। क्या कहेंगे? उसको हम पारभासी कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है मक्खन का पेपर क्या है? मक्खन का पेपर क्या है? तो ये पारभासी है। मक्खन में ऑयल थोड़ा लग जाता है। मक्खन क्या है? एक तरह से ऑयल ही है, समझिए। तो उसमें फैट होता है, तो वो क्या होता है? पारभासी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना। तो कहता है कि गेहूं के दोनों दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण का हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जाए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। गेहूं के दाने को अगर हम मिला रहे हैं तो उसको हम अलग कर सकते हैं, हाथ से ही अलग करेंगे। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया, बिल्कुल किया जा सकता है। फटकने की प्रक्रिया से भूसी के कणों को हवा द्वारा बिल्कुल, इसको भी अलग, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन जो हैं वो क्या है? सही। चलिए हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है? हस्त चयन विधि जो होती है तब सुविधाजनक होती है, जब जब अशुद्धियाँ कम हो, ठीक है ना, तब हाथों से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है हस्त चयन विधि द्वारा, क्योंकि बड़े होते हैं। चलिए सूखे पौधों की हड्डियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो थ्रशिंग विधि करते हैं, ठीक है। कौन सा? थ्रशिंग, ठीक है ना। कौन सा विधि? थ्रशिंग विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए कह रहे सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो निष्पावन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को हम क्या कहेंगे? निष्पावन। किस तरह के भाई? तो सूखे रेत, लकड़ी, बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए और उसको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो निष्पावन विधि का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारणतः किसान वाष्पन विधि का प्रयोग हल्के भसे से भारी अन्य कणों को अलग करने के लिए करता है। दूसरा कहता है कि इस विधि से निकलने वाले अशुद्धि इस पदार्थ का प्रयोग जो होता है अन्य प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका जो है वो इनमें से कोई सही नहीं है, गलत है। दोनों के दोनों क्या हैं? गलत है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हैं? ये गलत है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पादन। मिलाने की विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पावन, ठीक है। चलिए और इसको हवा के झोंकों के द्वारा मिश्रण को भारी कण नीचे गिर जाएंगे और हल्के कण क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे, ठीक है, निकल जाएंगे। जैसे कि देखिए आप लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं वो देखते होंगे कि इस तरह से हम लोग धान और वगैरह को अलग करते हैं। जो भूसी होता है वो निकल जाता है और धान जो वजन वाला चीज़ होता है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस विधि का प्रयोग करके वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के तत्वों को पृथक किया जा सकता है? तो निष्पावन विधि द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है पृथक्करण की विधि में शामिल है, कौन सी है भैया? तो उपरोक्त में सभी, यानी कि थ्रेसिंग भी शामिल है, हस्तचयन भी शामिल है और निष्पावन भी शामिल है। ये तीनों के तीनों पृथकीकरण विधि हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पत्थर, डांडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेडिंग में रह जाते हैं किस विधि से अलग होते हैं? तो ये चालन विधि से अलग होते हैं, ठीक है। चलिए कहता है निम्नलिखित में से किस विधि के प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थ के अवयवों जिनके मापों में अंतर हो अलग अलग करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है चालन विधि, ठीक है। चालन विधि से हम इन चीज़ों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके निस्यंदन, जो कि छानने में काम आता है, के रूप में प्रयोग करते हैं? तो मोटा कागज, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहते हैं कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली
पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहलाता है, गलत बात है। अवसादित मिश्रणों को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से जो गलत होगा वो सिर्फ ए ऑप्शन होगा, बाकी सब सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैयार चाय, ठीक है, तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होती है? तो ये होती है निस्यंदन विधि। छानने की प्रक्रिया, छान के हम अलग करते हैं, ये तो हम लोग रोज़ घर में करते हैं, ठीक है। निस्यंदन का मतलब फिल्टर करना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? चलिए कौन सा नहीं है भैया? तो ये कहता है कि तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि तेल और पानी को हम निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन विधि अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। तेल तथा जल के मिश्रण के अवसाद निस्तारण विधि से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। निस्यंदन नहीं बल्कि निस्तारण द्वारा अलग किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि इसके मिश्रण को हम लोग किसके द्वारा? निस्तारण के द्वारा करेंगे, ठीक है। चलिए, एक पंक्ति जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का यूज़ करते हैं? तो भाई रिवर्स ऑस्मोसिस आई थिंक करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, तीनों कथन सही हैं। तो पीने के लिए, पानी के लिए हम लोग क्या करते हैं? सारे के सारे विधियों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अवसादन प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया और निस्यंदन प्रक्रिया, ये तीनों के तीनों प्रक्रिया जो हैं हम इनको पीने के पानी योग्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निस्यंदन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित में से विकल्प में नहीं हो सकता है, वो क्या है भैया? तो मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करना, ये निस्यंदन विधि द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो वाष्पन विधि प्रयोग करेंगे। नमक जो होगा वो जमीन के तली में बैठ जाएगा और पानी जो है वो वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ये होगा वाष्पन विधि, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। चलो, कहते हैं नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपको, संघनन भी होगी, निस्तारण भी होगी, वाष्पन भी होगी और निस्यंदन भी होगी, ठीक है। ये सभी चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह क्या कहना होगा भैया? सही, तो संतृप्त किया जा सकता है, ठीक है, संतृप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत ही अधिक थी। विलयन नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सही कथन कौन नहीं है? ठीक है ना। तो कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है? देखिए, सेम क्वेश्चन को विलेयता और घुलनशीलता में कर दिया। इसमें कह रहा है कि बढ़ जाएगी, इसमें कह रहा है कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो घुलनशीलता बढ़ेगी बट पदार्थ में जल की विलेयता नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तीसरा, किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल के संदर्भित करता है? बिल्कुल सही बात है। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है? बिल्कुल सही बात है। हर चीज़, जितना पानी में जो चीज़ घुल जाएगा उतना वो शहद में नहीं घुल सकता है, या फिर किसी लिक्विड दूसरे लिक्विड में नहीं घुल सकता है। तो इस हिसाब से बी जो हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि वो गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 22 नंबर, यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या होती है भैया? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही आजकल स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जल वाष्प के उस जो जल वाष्प है, जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, ठीक है। चलिए, शाक पौधों की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त है। पहला, अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती है। सही बात है, नहीं देखने को मिलती है। कहता है कि
इसके तने हरे एवं कोमल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तीसरा कहता है कि ये सामान्यतः विशाल होते हैं, नहीं, ये जरूरी थोड़ी ना है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खरपतवार पौधे होते हैं, क्या होते हैं भैया? तो ये अनचाहे उगे पौधे होते हैं खरपतवार, वो कहीं भी उग जाते हैं, ठीक है। चलिए, झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। पहला कहता है कि इसका तना कठोर होता है, बिल्कुल सही बात है। तना काफ़ी मोटा होता है, नहीं, मोटा नहीं होता है, पतला होता है। तीसरा, इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप ही निकलती हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इनका तना जो होता है वो कठोर होता है और ये समीप निकलता है शाखा के, ठीक है, लेकिन मोटा नहीं होता है। कठोर होता है बट मोटा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, कह रहा विसर्पी लता के बारे में असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। तो इसका तना सुदृढ़ होता है, बिल्कुल सही बात है। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत बात है। तना कमज़ोर होता है, नहीं, मजबूत होता है। ये भूमि पर फैले होते हैं, नहीं। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि पौधे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, विसर्पी लता के बारे में असत्य कथन पहचानिए, ठीक है ना। तो ये जो है मिस्टेक हो गया, ये असत्य मैंने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे इसकी तना जो होती है वो सुदृढ़ होती है, क्या होती है? सुदृढ़ होती है। ये बात जो है वो गलत है। बाकी के बाकी जो कथन है वो सही हैं। ये सीधी खड़ी होती हैं, नहीं हो सकती हैं, ये भूमि पर फैल जाती हैं, तना कमज़ोर होती हैं, ये तीनों के तीनों सही हैं। गलत क्या है? तो ये कि वो सुदृढ़ होती हैं, उनका तना जो होता है सुदृढ़, ये गलत है। बाकी के बाकी जो है वो क्या है? सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे कौन कौन से होते हैं? तो शाक पौधे ही होते हैं, झाड़ी पौधे ही होते हैं और वृक्ष भी पौधे होते हैं, सभी के सभी क्या है? सही है। चलिए, एक पौधे जो अन्य वस्तु के सहायता से ऊपर चढ़ते हैं वो क्या होते हैं भाई? तो आरोही होते हैं, ठीक है। चलिए, जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा। किसके द्वारा? तना के द्वारा होता है। चलिए, कह रहा है कि तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। हाँ, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन तनों से होकर के पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। बिल्कुल, दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। दोनों आंसर क्या है? सही हैं। चलिए, पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है? तो वो होता है तना। तना के द्वारा ही पानी का संचालन होता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो ये पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। चलिए, पत्ती का वह भाग, पत्ती का चपटा हरा भाग को क्या कहते हैं हम? तो उसको फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, ठीक है। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। कह रहा है कि पत्ती शिराओं के प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, नहीं, गलत है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने ऊपर देखा। और इसके बाद कहता है कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश में उपस्थित मंड संश्लेषित, नहीं, बिल्कुल गलत है। सिर्फ हमारे लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, कहता है जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य की पहचान कीजिए, ठीक है। तो असत्य जो है वो क्या है? जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, ये सही है। जड़ें पौधों को मिट्टी में सुदृढ़ से जमाए रखती हैं, ये भी सही है। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसलाधार होती हैं, ये भी सही है। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, नहीं, ये गलत है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जो जड़ नहीं है, ये क्या है? मूल है, ठीक है। क्या है? मूल है, ठीक है। चलिए, कहता पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, इन सब की आवश्यकता होती है, बट ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन का निर्माण खुद ही करता है पेड़, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने के लिए यूज़ होता है, तो उसमें सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल की ही आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
कह रहा है कि जड़ें मिट्टी से अवशोषित क्या करती हैं, क्या क्या चीज़ें करती हैं भैया? तो ये करती हैं, आपको गैस करती हैं, नहीं करती हैं, पानी करती हैं, हाँ करती हैं, खनिज करती हैं, हाँ करती हैं, भोजन करती हैं, नहीं करती हैं, भोजन तो बनाती है, करती थोड़ी ना है। चलिए, निम्नलिखित कहता है स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर का भाग क्या नहीं है? तो परागकोश नहीं है, ये स्त्री केसर का भाग नहीं है, लेकिन वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका ये तीनों स्त्री केसर के ही भाग है, लेकिन परागकोश नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ दिखाया हुआ है, अंडाशय यहाँ होता है, वर्तिकाग्र ये है और वर्तिकाग्र ऊपर वाला होता है। ठीक है, लेकिन परागकोश जो होता है वो नहीं होता है, वो मेल फूल पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुंकेसर का भाग कौन सा नहीं है? तो पुंकेसर का भाग वर्तिका नहीं है। ठीक है, क्या है? वर्तिका नहीं है। बाकी परागकण, परागकोश, तंतु ये सब पुंकेसर के भाग हैं। ठीक है, चलिए, बीजांड पाया जाता है भैया, देखते हैं। बीजांड जो है वो अंडाशय में पाया जाता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से, चलिए 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका, पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती है। नहीं होती है, बिल्कुल होती है। समान नहीं होती है, अलग अलग होती हैं, ये सही है कथन। ठीक है, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है, नहीं, ये गलत होता है। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ फोटो में देखा, ये वर्तिकाग्र होता है। सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान होती है, बिल्कुल होती है। कुछ पुष्पों में पुंकेसर, स्त्री केसर एवं अन्य संरचना अनुपस्थित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सही है। चलिए, शरीर की गति कौन कौन से प्रकार हैं? शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं? तो ये हो जाएगा आपका टहलना, चलना, दौड़ना, उड़ना, ये सब तो हमारे शरीर के प्रकार ही है। ठीक है, चलिए, कहता है कि सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए, उड़ता कौन है, चलता कौन है, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला का मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? चलता है। ठीक है, मछली क्या करती है? तैरती है भैया। सांप क्या करता है? उड़ता है। सांप उड़ता है, ये रेंगता है। सांप रेंगता है। पक्षी क्या करती है? उड़ती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमाया या मोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है? तो संधि कहलाता है। यहीं से हम मोड़ सकते हैं और घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है कि गर्दन तथा सिरे को जोड़ने वाली संधि को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं भैया, हम इसको कहते हैं, ये देखिए, धुराग्र संधि। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है कि गर्दन तथा सिरे को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? धुराग्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे, पीछे, बाएं, दाएं घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन, क्या असत्य कथन पहचानना है। कहता है कि एक अस्थि को गोल हिस्से दूसरे अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है, नहीं। उपरोक्त प्रकार की इस संधि को कुंडला, नहीं, बिल्कुल दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, चलिए, तो धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि को एक छल्ले में घुमाती, बिल्कुल सही बात है। कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमाया जा सकता है, बिल्कुल घुमाया जा सकता है। हिंज या कब्जा संधि में केवल आगे और पीछे, हाँ बिल्कुल, कब्जा करते हैं तो आगे पीछे ही हो जाएगा बस, और उसको हम कहीं नहीं घुमा सकते हैं। कोहिनी में धुराग्र संधि होती है, नहीं, कोहिनी में धुराग्र संधि नहीं होती है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? धुराग्र संधि जो होता है वो हमारा ये जो पूरा ऊपर का है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए, हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है? तो ये होता है खुंद खलिका संधि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, ये देख सकते हैं आप खुंद खलिका संधि कैसा होता है। एक कटोरी होती है, फिर गेंद होता है और कागज़ का बेलन, ये घूमता है। ठीक है, चलिए, आप इसमें देख सकते हैं। कोहिनी एवं घुटना में कौन सी संधि होती है? कोहिनी और घुटना में कौन सी? अभी हम ऊपर पढ़े हैं, हिंज संधि होती है। ठीक है, चलिए, ऊपरी जबड़े एवं कपाड़ के मध्य हड्डी किस संधि के द्वारा का उदाहरण है? तो ये अचल संधि का उदाहरण है। ये जबड़ा जो है हमारा हिल नहीं सकता, और कपाड़ जो है वो भी नहीं हिल सकता है। ये दोनों
इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये अचल संधि है, मतलब ये एकदम अचल है, टिक नहीं सकता, मतलब वो कहीं घूम नहीं सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक्सरे चित्र से हमारे शरीर को किसकी आकृति प्राप्त होती है? तो धमनी में हुई क्षति की, अस्थि में हुई क्षति की, अस्थि में हुई क्षति की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पेल किसे कहते हैं भैया? तो कार्पेल अनेक छोटी छोटी अस्थियां बनी कलाई जो होती है ना, जिससे बनती है कलाई, वो होता है। ठीक है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। हम शरीर की अस्थियों के आकार को कैसे देख सकते हैं? तो हम एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। रोएंटजन ने इसका खोज किया था। किसने किया था? रोएंटजन ने किया था एक्सरे की खोज। ध्यान रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी। पसलियाँ की संख्या होती हैं 24। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24, यानी कि 12 जोड़ी। 2 फ्लोटिंग बोन भी होते हैं नीचे, 4। चलिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके पसलियाँ वक्ष और मेरुदंड से, बिल्कुल वक्ष और मेरुदंड से जुड़ी होती है। पसलियों की संख्या 12 नहीं 24 होती हैं, अभी बताया मैंने ऊपर। और पसलियाँ हृदय की सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं। ठीक है। कल हम जो है करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल, और इसको पार्ट वाइज हम देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, कल पार्ट 2 देखेंगे। धन्यवाद।